गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे डीडी फर्स्ट ईयर बच्चे बचपन विषय में जानेंगे। जो हमारा अगला संवेग है उस संवेग को आनंद और सुख। आनंद और सुख क्या है? बच्चा जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता है, अपने आसपास के परिवेश लोगों के संपर्क में आता है, तो उसमें आनंद और सुख का जो संवेग है वो उसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य जिसको करने में उसको बहुत आनंद आता है, ऐसे लोगों से मिलना उसको बहुत आनंद आता है, ऐसा काम करने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इस तरीके से बच्चों में समय समय पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके आनंद और सुख में भी परिवर्तन आता जाता है। तो आनंद और सुख संवेग आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों में धीरे धीरे बदलाव लाता रहता है, और व्यक्ति हर वो वस्तु या हर वो व्यक्ति जिससे उसको मन में संतुष्टि मिलती हो, मन को अच्छा लगता हो, आनंद और सुख मिलता हो, उसके संपर्क में आना बच्चा पसंद करेगा। तो यह है हमारा आनंद और सुख। तो आनंद और सुख किस तरह से उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले आनंद का उद्दीपन। आनंद का उद्दीपन, इसमें वे परिस्थितियां जिसके साथ बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है वो आयु वृद्धि के साथ परिवर्तित होती रहती है। बच्चों के अंदर आनंद की उत्पत्ति, आनंद का उद्दीपन समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। बचपन में उसको खिलौने से ज्यादा संतुष्टि मिलती है तो उससे आनंद महसूस करता है, लेकिन बड़े होने पर उसको खेलना पसंद होता है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, तो उसके आनंद मिलता है। और बड़ा होगा, बच्चे को तो पढ़ना पसंद है तो पढ़ने के साथ आनंद होगा, टीवी देखना बोलते आनंद। तो इस तरह से आनंद का उद्दीपन उत्पत्ति अलग अलग परिणाम के फलस्वरूप होता है। सेकेंड, आनंद की अनुक्रिया। आनंद की अनुक्रिया, आनंद की अनुक्रिया के अनुसार हम देंगे बच्चों को आनंद मिलता है, मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपने अंदर से कोई भी काम हंस हंस के करते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने हमेशा खुश मिजाज दिखाएंगे, अपने आप को प्रसन्नचित दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को आनंद अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो दूसरों के सामने हमेशा पॉजिटिवनेस हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है। बच्चों के अंदर हंसने मुस्कुराने के फलस्वरूप आनंद दिखाई देता है। फिर तीसरा आ जाता है आनंद और सुख सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क, आनंद और सुख एक ऐसा संवेग है जैसे बच्चा जैसे दूसरों के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, अपने आस पड़ोस के लोग, अपने परिवार, फिर आस पड़ोस यानी कि सोसाइटी के संपर्क में आना शुरू कर देता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें धीरे धीरे आनंद और सुख की अनुभूति होती है। जब तक बालक दूसरों से मेल मिलाप नहीं करेगा, उसको इस बात से पता नहीं चलेगा उसको आनंद सुख मिलता कैसे। जैसे मान लो बच्चा बड़ा होता है तो दूसरे से पहचाना शुरू कर देता है, नाना नानी को पहचानता है, मामा को पहचानता है, तो इनके आने या उनसे संपर्क आने बच्चों को बहुत खुशी होती है। फिर पुराने बच्चों को खिलौनों का तो इतना नॉलेज नहीं होता, जैसे मान लो एक माँ का बच्चा इसको खिलौना पता है, लेकिन बच्चा बड़ा होता है, खिलौने से समझ विकसित होती है, तो बच्चों को उससे क्या आनंद और सुख महसूस होने लगता है। तो ऐसे ऐसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सोसाइटी के संपर्क में आता है, उसको क्या होता है? सामाजिक संपर्क के फलस्वरूप आनंद और सुख की अनुभूति होती है। अब हम आनंद और सुख को समझते हुए हम टॉपिक को कंटिन्यू करते कि बालकों के जो संवेग है उन संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ संवेग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं और कुछ संवेग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया। तो इस तरह के संवेगों पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। तो संवेगों पर नियंत्रण किस तरीके से होगा? संवेगों पर नियंत्रण, इसमें एक कोटेशन है, जलशील की धारणा है कि यदि
कोई संवेग परिपक्व हो जाए तो उसमें संशोधन करना कठिन हो जाता है। तो जर्शिल ने क्या कहा है कि यदि कोई संवेग परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना, कि हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर कोई संवेग मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, उसने अपनी पकड़ बढ़ा ली, तो उस सिचुएशन में उसमें संशोधन करना कठिन हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि कोई संवेग बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डाले या उसको अपने नियंत्रण में ले, इसके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। वो प्रयास कौन कौन से नियंत्रण के लिए कुछ विधियां हैं, उस विधियों को हम अपनाएंगे। तो संवेगों पर नियंत्रण की विधियां हम देख लेते हैं। सबसे पहले शमन करना। शमन एक ऐसी विधि होती है कि इसके अंतर्गत जो अप्रिय प्रसंग होते हैं या अप्रिय घटना होती है, इसको मन से बाहर निकालना, मन से दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जब हम अप्रिय प्रसंग को मन से दूर करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमारे अंदर जो संवेग है वो हावी होने से बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रिय प्रसंगों को बाहर निकालने के लिए हम शमन का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड, अभिव्यक्ति के अंतर्गत संवेगों को समाज में प्रस्तुत किया जाता है, उसको समाज के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, यानी कि संवेगों को स्वीकृत ढंग से सही तरीके से समाज के सामने रखना, यानी कि दूसरों के सामने, लोगों के सामने अगर हम किसी बात को रखते हैं, संवेग को रखते हैं, तो भी संवेगों पर नियंत्रित हो सकता है। तीसरा है अध्यवसाय। अध्यवसाय में क्या होगा, बालकों को अनेक कार्यों में बिजी रखना। जब हम किसी बच्चे को किसी कार्य में बिजी रखते हैं तो कोई संवेग का प्रभाव पड़ना, उसमें कमी आ जाती है। जैसे मान लो बच्चे के अंदर कोई डिप्रेशन है, तनाव है, उसमें किसी कार्य में व्यस्त रखिए ताकि वो डिप्रेशन, तनाव उस पर हावी नहीं हो सके। तो इस तरीके से अन्य कार्यों में व्यस्त रखने के लिए अध्यवसाय का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है विस्थापन। विस्थापन में क्या करेंगे, संवेगों को अन्य तथ्यों पर हस्तांतरित कर लेंगे, अन्य तथ्यों पर ले जाने का काम करेंगे। विस्थापन उसको दूसरी ओर ले जाना, ठीक है, उसको और कई डायरेक्शन, उसको बदल देना, उसको डायरेक्ट चेंज कर देना। तो विस्थापन में संवेगों को दूसरे तथ्यों पर ले जाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है कि प्रतिगमन के फलस्वरूप, जैसे मान लो बच्चा तनाव में है या क्रोध में है, तो वस्तुओं को नुकसान पहुंचाकर, वस्तुओं को तोड़ करके अपने संवेग पर नियंत्रण स्थापित करता है। यानी कि मान लो जैसे कभी हमको गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में कुछ गलत कर दे, फिर बाद में पछतावा होता है, ऐसा नहीं करना चाहते, और हमारा संवेग भी शांत हो जाता है। प्रतिगमन के माध्यम से भी क्या किया जाता है, लोग अपने संवेग को शांत करते हैं। बच्चे ज्यादातर ऐसा काम करते हैं। और अंतिम है संवेगात्मक रेचन। संवेगात्मक रेचन, ठीक है,
संवेगात्मक रेचन में जैसे खेल कूद, भागना, दौड़ना, शारीरिक गतिविधियों से हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे। और मानसिक रेचन में मानसिक क्रियाओं, मानसिक एक्टिविटी के माध्यम से हम अपने आप को बिजी रखेंगे। तो इस तरीके से ये संवेगात्मक नियंत्रण है, जिसमें शमन, अभिव्यक्ति, अध्यक्षता, स्थापन, प्रतिगमन, संवेगात्मक रेचन, ठीक है, इसके माध्यम से संवेग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हमने आनंद और सुख संवेग को समझते हुए संवेगों को नियंत्रण किस हिसाब से स्थापित किया जाता है इसके बारे में जाना। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है, आनंद एवं सुख संवेग को स्पष्ट कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है, संवेगों पर नियंत्रण की विधि बताइए। ठीक है, संवेग की विधियां बताइए। जो विधियां आपने जो 6 विधियां डाली इसके बारे में बताना। तो पहले क्वेश्चन में आनंद और सुख संवेग को बताना है, दूसरे क्वेश्चन में संवेगों पर नियंत्रण की विधियां बतानी है। ठीक है, आज हमारी टॉपिक आनंद और सुख संवेग समाप्त होता है। तो स्टूडेंट, इस कोविड समय में हमको सावधानी रखनी, सतर्कता रखनी है, घर पर रहना है, स्वस्थ रखना है, अपने परिवार और अपने आप को इस बीमारी से बचाना है। थैंक यू।